सो हेलो ऑल ऑफ यू, दिस इज आवर न्यू चैप्टर नंबर 4 ऑफ सिविक्स। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज, नाम से ही क्लियर है चैप्टर क्या कहना चाहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और हम उनके बारे में कैसे समझेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। सो हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है, इस सवाल का जवाब आगे जाके समझते हैं। पहली चीज ये आती है कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर अगर मोस्ट विजिबल कोई इंस्टीट्यूशन है, यानी अगर हमें सबसे ज्यादा कोई चीज दिखाई दे रही है जो कि एक डेमोक्रेसी को रन कर रही है, उसको चला रही है, उसको आगे बढ़ा रही है, तो वो है एक पॉलिटिकल पार्टी। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू रन द गवर्नमेंट। ओके, तो देखते हैं आगे। Firstly, the meaning of a political party, which is basically the definition, it comes 2 marks question in the board exams. So, political party एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक साथ आते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो ये जरूरी है हमें जानना कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है। लोगों का एक ग्रुप है जो एक साथ आएंगे और गवर्नमेंट चलाएंगे, ठीक है, अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो। नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी हैं अपनी कुछ पॉलिसीज लाती हैं और उस पॉलिसीज के थ्रू लोगों का सपोर्ट वो हासिल करती हैं, जीतती हैं। साथ ही साथ अब हमें देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पार्टीशनशिप की कितनी जरूरत होती है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो अंधभक्त, यानी एक साइड जो लें। भाई देखो, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो पूरी तरह से तो फेयर नहीं हो सकती, ठीक है। वो किसी एक साइड का पक्ष लेगी तो दूसरी साइड हमेशा नाराज होगी होगी। और देयर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन, हमें पता है अच्छे से। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं, ठीक है, या उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो पार्टीशन होने चाहिए। पार्टीशन यानी वो बेसिकली एक बैलेंस व्यू नहीं ले पाते किसी भी आइडिया की तरफ। तो ऐसे लोग हमें पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिलते ही मिलते हैं, चाहे आप कुछ भी करें, क्योंकि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी सस्टेन करनी है तो ये चीज जरूरी है, पार्टीशनशिप का होना। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि कोई भी पर्सन जो एक पार्टी से स्ट्रांगली कमिटेड है, फिर वो चाहे किसी भी तरह का एक्शन कर रहे हैं और इसी के साथ साथ वो एक बैलेंस व्यू नहीं ले पा रहा है, जिसको हम अंधभक्त बोल देते हैं बेसिकली। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। उसका लीडर जो उसको चला रहा है, उसके मेंबर्स जो उस पार्टी के लीडर के साथ मिलकर उस पार्टी को रन करेंगे, और साथ ही साथ फॉलोअर जो लोग उस पार्टी को फॉलो कर रहे हैं ताकि वो पार्टी आगे और ज्यादा, मतलब जितने ज्यादा फॉलोअर्स यानी उतनी ज्यादा पार्टी की पॉपुलैरिटी। फिर उसके बाद अगली चीज आती है फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। पार्टी के फंक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा एक पार्टी क्या काम कर रही है, तब तक हम उसको जज नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट काम, पार्टी कंटेस्ट द इलेक्शंस। इनका मेजर काम यही होता है कि पार्टी इलेक्शन कंडक्ट करती है। और इसी के साथ साथ अगर हम अलग अलग देशों में देखें तो पार्टी के अंदर जो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए कैंडिडेट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से चुने जाते हैं। इंडिया में जो टॉप पार्टी लीडर्स हैं वो चूज करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया के अंदर टॉप पार्टी लीडर्स चूज करते हैं कि कौन सा कंटेस्टेंट कहां से इलेक्शन लड़ेगा। जबकि यूएसए जैसी जगह पे जो कैंडिडेट होता है वो पार्टी के मेंबर्स और सपोर्टर्स के द्वारा, यानी सेकंड और थर्ड लेग, हम मैं टॉप लीडर्स को फर्स्ट लेग कहूंगा, मेंबर्स को सेकंड लेग कहूंगा और सपोर्टर्स को थर्ड लेग कहूंगा। तो जो सेकंड और थर्ड लेग है उनके द्वारा चूज किया जाता है यूएसए में कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है। सेकंड वर्क इज मेकिंग ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका बेसिक काम यही होता है कि अपने व्यूज को लोगों को बताना कि अगर हम इलेक्शन जीतेंगे तो हम इस चीज में आएंगे, ये चीज मदद करेंगे, देश को हम ऐसे चलाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा काम यही होता है, देखना कि कौन सी पार्टी का कौन सी पॉलिसी बनाई है, कौन सी प्रोग्राम बनाए हैं, कैसे वो पार्टी चल रही है, ताकि हम उसको समझ सकें और उसके साथ आगे बढ़ सकें, ठीक है। जिन लोगों के व्यूज उस पार्टी से मैच करते हैं वो मिलके उसके साथ आगे उसको मतलब एक तरह से प्रमोट करते हैं ज्यादा से ज्यादा। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, एक गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट चलती है वो किस बेसिस पे चलती है, रूलिंग पार्टी के बेसिस पे। यानी जो रूलिंग पार्टी जो इलेक्शन जीत चुकी है वो सरकार चलाती है, जैसे चाहेगी वैसे सरकार चलाएगी लॉस के अकॉर्डिंग। द थर्ड फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज मेकिंग लॉज। किसी भी कंट्री के अंदर लॉज बनते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, यानी जो लॉ मेकिंग बॉडी है। इंडिया में नेशनल लेवल पे लॉ मेकिंग बॉडी हमारी लोकसभा राज्यसभा है। अब इनके द्वारा लॉज कैसे बनते हैं, समझना बात को, कि जब
मान लो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेन रोल कैसे होगा इसमें, क्योंकि जब लॉ बनेगा तो सब पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी बात रखेंगी कि हम इस लॉ को प्रपोज करना चाहते हैं, नहीं चाहते, हम इस लॉ को बनाना चाहते हैं, नहीं चाहते। तो इसी बेसिस पे कोई कानून बनेगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज का मेन फंक्शन यही होता है कि एक अपना रोल प्ले करना कि ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पॉलिटिकल पार्टी में जो कैंडिडेट्स हैं वो हमेशा लीडर्स के साथ जाएंगे। यानी अगर लीडर ने बोल दिया किसी पार्टी का कि लॉ नहीं बनना चाहिए, तो ऐसा नहीं है मैं पीछे बैठा हूँ और उस पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं बोल दूं नहीं नहीं बनना चाहिए, अच्छा लगा मुझे तो। नहीं नहीं, लीडरशिप जो कह रही है उसी के साथ पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको भी जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज आती है फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बड़े बड़े जो डिसीजंस लेती है तो वो अपने लीडर्स की मदद से लेगी। उसके लीडर्स को बनाया जाता है, उनके मिनिस्टर्स को ट्रेन किया जाता है कि उनको क्या क्या काम करना है, उनको क्या क्या डिपार्टमेंट दिया जाएगा। इस तरह से पूरी पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बनाती है और सरकार चलाती है इन केस वो जीत जाए तो। अगर वो हार जाए, ठीक है, तो जीतने के सिनेरियोस हो गए। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है तो उस केस में वो ओपोजिशन का रोल प्ले करती है। ओपोजिशन का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी ओपोजिशन का रोल प्ले नहीं करेगी तो फिर जो विनिंग पार्टी है उसका विरोध कौन करेगा, उसकी गलतियां कौन दिखाएगा। तो ओपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करके पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो विनिंग पार्टी है यानी गवर्नमेंट है जिसकी, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखती है, ठीक है, चेक एंड बैलेंस बना के रखती है। द सिक्स फंक्शन इज शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन, कि एक पार्टी के अंदर लाखों मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और इसी के साथ साथ उन पार्टी के ग्रुप भी होते हैं। अगर मान लो कोई दूसरी पार्टी कुछ गलत कर रही है तो वो अपने ग्रुप की मदद से उस पार्टी का पूरा विरोध दर्शाएंगे, लोगों को मतलब एक तरह से सड़कों पे उतार देंगे। तो वो उनका ग्रुप भी होता है जो ये सब चीजें करता है। और इसी के साथ साथ जब तक प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन नहीं हो जाता, सॉल्व नहीं हो जाती, तो तब तक पार्टीज उसके लिए मूवमेंट लॉन्च करती रहती हैं। अगली चीज आती है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, की गवर्नमेंट के पास जो सुख सुविधाएं हैं लोगों के लिए और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी को लोगों को प्रोवाइड करनी होती है। जैसे एक बात मानो, आपका जो वार्ड मेंबर है आप उसके पास जा सकते हो, लेकिन आप किसी बड़े अधिकारी के पास जाने के लिए आप ऐसे डायरेक्टली जा भी नहीं सकते और आपको समय भी लग जाएगा। अगर आपकी लोकेलिटी में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे लीकेज है, रोड नहीं बनी हुई है या और कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप अपने वार्ड मेंबर के पास जाओगे कि सर देखो हमारी ये प्रॉब्लम है। फिर वो अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, वो जिस भी पार्टी के हैं वो बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ताकि नेक्स्ट टाइम भी आप उन्हें इलेक्ट करें, ठीक है। तो इस तरह से सारा सिस्टम रन करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसकी नेसेसिटी अब समझते हैं पॉलिटिकल पार्टी की क्या नेसेसिटी है। तो कोई भी जो मान लो हम एक बार मानते हैं पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, कहीं पे एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, ठीक है। हर एक सिंगल कैंडिडेट, मैं खड़ा हो गया इलेक्शन के लिए, आप खड़े हो गए इलेक्शन लड़ने के लिए, हर एक सिंगल कैंडिडेट यहाँ पे पहली बात अपनी अपनी जगह से खड़ा हुआ है। तो उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी वास्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। हर कोई अपने लोकल पर्सन को ही सपोर्ट करेगा। हम यहाँ से अर्जुन राम मेघवाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं और से कोई और किसी को सपोर्ट करेगा, बीजेपी और ऐसे अलग अलग पार्टीज बटी होंगी। तो किसी भी एक मेंबर को बहुत ज्यादा वोट नहीं मिल पाएंगे, सिर्फ कुछ परसेंटेज ऑफ वोट से मिल पाएंगे, हाई 5 6 7 इतने परसेंट। फिर मान लो वो सबसे ज्यादा है, बाकी सबको उससे भी कम मिले, तो हम उसको क्या लीडर डिक्लेयर कर दें कंट्री का कि ये 7% जिसको लोगों ने पसंद किया है वो अब पूरी कंट्री चलाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा और किसी को वोट ही नहीं मिले, क्योंकि मल्टीपल कैंडिडेट्स होंगे। साथ ही साथ दिक्कत ये भी होगी कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स होंगे वो हर जगह को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना जो पीछे से सपोर्ट है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ ही साथ कोई भी जो मेंबर है वो अकाउंटेबल नहीं होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब अपनी जगह के लिए तो संभाल लेगा पर उसके सिवा आगे कैसे संभाल पाएगा, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। और इसी के साथ साथ पूरी कंट्री को चलाने की जिम्मेवारी हम एक के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सो इसी लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। और इसी के साथ साथ हम चाहे किसी भी देश में चले जाएं, बड़ा छोटा पुराना, ठीक है, कोई भी कैसा भी देश हो जो नए नए अभी डेवलप हुए हैं, डेवलप हो रहे हैं, सब जगह कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की जरूरत है और पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई है, यानी हम लोग किसी को चुनते हैं, फिर वो हमारे लिए जो है अलग अलग रूल्स रेगुलेशन बनाता है, इसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये जो आज जितने भी नेता हैं लोकसभा में हैं जिनको हमने चुना है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग अस, कि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस स्टेज पे जाके। द नेक्स्ट थिंग इज
कि अब हमें समझना है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार की होती हैं, कितनी होती हैं, हमें कितनी पार्टी चाहिए। करंटली बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि सारा ये पार्टीज का सिस्टम संभालता है, इसके पास 750 इलेक्टेड अभी रजिस्टर्ड पार्टीज हैं जो इसके पास रजिस्टर्ड है इंडिया की। लेकिन ये सारी पार्टीज हमें देखने को नहीं मिलती है, हमें सिर्फ कुछ ही चुनिंदा पार्टी देखने को मिलती है। और जैसे जैसे हम अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो हमें वहां पे अलग अलग पार्टीज देखने को मिलेगी जो सिर्फ उसी रीजनल लेवल पे काम करेगी। देखो, कई कई ऐसी जगह होती है जैसे चाइना जैसी जगह, चाइना की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो वो पूरे इलेक्शन को कंट्रोल करती है। सिर्फ उसी पार्टी को गवर्नमेंट चलाने का, रन करने का अधिकार है, कंट्रोल का अधिकार है। कोई अदर पार्टी को अगर चुनाव लड़ना है तो उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन वो कभी ग्रांट नहीं करता। वो क्लियर बोलता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी वो क्लियर बोलती है कि भाई जो कंपटीशन है वो यहाँ पे नहीं होगा, क्लियरली वन पार्टी है। अब वन पार्टी में क्या होता है, वो एक ही पार्टी अपने 5 कैंडिडेट्स को खड़ा कर देती है, उनमें से कोई एक जीत जाता है, तो वो चलता रहता है। इनिशियली जो है एक ही पार्टी जीतने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अब पॉलिटिकल पार्टी में एटलीस्ट कंपटीशन तो हो, मतलब हम रेस में भाग रहे हैं, अकेले भागे इधर जीत गए और बोल दिया कि देखो देखो हम फर्स्ट आ गए, इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। हमें कभी खुद की कैपेबिलिटीज पता नहीं लगेगी, हमें पता नहीं लगेगा सर कि हम 10 मिनट लग गए पर 100 मीटर की रेस हमसे खुद से पूरी नहीं हुई। एटलीस्ट 2 कैंडिडेट्स का होना रिक्वायरमेंट है, दो यहाँ पे मैं कैंडिडेट बोल रहा हूँ रेस के लिए। पर डेमोक्रेसी के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत ज्यादा हमें जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो पावर इन दोनों पार्टीज के बीच में स्ट्रगल होता रहे, स्ट्रगल जरूरी है, ताकि ये लोग ऐसा हो कि जो पार्टी नंबर ए है, जैसे मान लो बीजेपी है और कांग्रेस है, तो अगर अभी बीजेपी पावर में है तो कांग्रेस हमसे कहेगी कि हम ये करेंगे आपके लिए, और जब वो पावर में आएगी तो करेगी भी, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने नहीं किया तो ये लोग मुझे हटा देंगे और फिर से बीजेपी पावर में आ जाएगी। पर जब तक ये डर ही नहीं होगा, ठीक है, तो मैं तो 400 पार का जो नारा था वो भी सपोर्ट नहीं करता था। क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी इतने हाई मार्जिन से जीत रही है तो उसमें कोई भी डर नहीं है कि हमें कोई हटा सकता है, वो अपने हिसाब से सारे नियम बदल सकते हैं। तो इसलिए हमें जरूरत है कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को एक कंट्रोल में रखें, और ऑपोजिशन में भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी रहे। तो एटलीस्ट 2 पार्टी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो एक को डर बना रहेगा कि मुझे हमेशा सही चीज करनी है। अब जैसे अगर हम यूएसए के अंदर बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, वहां पे हमें 2 पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, जिसके अंदर मेजर जो पावर है वो हमेशा 2 पार्टीज के बीच में ही शिफ्ट होती रहती हैं। और इन होती बहुत सारी पार्टी है यहाँ पे, लेकिन इन 2 पार्टी का ही जीतने का जो चांस है वो होता है, ठीक है, और किसी पार्टी का यहाँ पे आने का चांस नहीं होता है। देन नेक्स्ट थिंग, जो इंडिया, 1 पार्टी पढ़ लिया, 2 पार्टी पढ़ लिया, नहीं एक वचन द्विवचन पढ़ लिया, पढ़ेंगे बहुवचन। तो इंडिया जैसे देश के अंदर होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, जहां पे बहुत सारी पार्टीज का मेन गवर्नमेंट बनाने के चांसेस रहते हैं, जीतने के चांसेस रहते हैं, पावर में आने के चांसेस हैं। जैसे आपको पता होगा अभी इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस है, तो उसमें बहुत सारी पार्टीज एक साथ आ गई हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी पार्टीज ही आ गई उसमें एक साथ। तो इन लोगों ने एक अलायंस बनाया, इन केस ये इंडिया अलायंस जीत जाता तो उसके बाद ये सारी पार्टीज वहां पे सेंटर में रूल कर रही होती, तो यानी एक से ज्यादा पार्टी का इलेक्शन जीतने का चांस है कोलिएशन के थ्रू या अलायंस के थ्रू। कंफ्यूज मत होना, कोलिएशन तब होता है जब इलेक्शन हो जाता है और किसी पार्टी को लगता है कि अब हमें वोट्स की जरूरत है, तो वो किसी दूसरी पार्टी के पास जाके उसके साथ कोलिएशन की सरकार बना लेती है, जैसे इस बार बीजेपी ने बनाई। पर अगर कोई पार्टी पूरा, मतलब मान लो स्टार्टिंग से, जैसे इंडिया अलायंस है, तो उनको पता था हमें साथ में आने की जरूरत है बीजेपी को एक मेजर डिफीट देने के लिए, तो पूरा इंडिया अलायंस यानी बहुत सारी पार्टी एक साथ आई, तो उसको हम अलायंस बोलेंगे। जो इलेक्शन से पहले कंपोज हुआ है वो अलायंस है, पर जो इलेक्शन के बाद वहां पे आया है, ठीक है, इलेक्शन के बाद एक दूसरे के साथ मिले हैं, तो वो कोलिएशन होता है। इसको हम ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद हमें कुछ कोलिएशन की यहाँ पे सरकार देखने को मिलती है, कुछ अलायंस देखने को मिलते हैं। पहली बात, अलायंस को हम फ्रंट भी बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो देखो 2004 के जो इलेक्शन थे, जब कांग्रेस 10 साल के लिए 2014 तक यहाँ पे इलेक्ट हुई थी, मतलब 5-5 साल के 2 पीरियड से वो जीती थी, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, तो उस समय में 3 टोटल यहाँ पे अलायंसेस देखने को मिले। फर्स्ट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, जो कि बेसिकली बीजेपी का सपोर्ट करता है। द सेकेंड वन इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसकी हेड भी सोनिया गांधी है, तो आपको पता है वो कांग्रेस का सपोर्ट करता है, जिसको बोलते हैं यूपीए, है ना, यूपीए की सरकार।
फिर इसके बाद अगला आता है द लेफ्ट फ्रंट, ठीक है, ये कभी बीजेपी कभी कांग्रेस दोनों की तरफ झुकता रहता है। अगली चीज आती है, तो इसी तरह के हमें बहुत सारे अलायंसेस देखने को मिलते हैं। अब जो ये पूरा पार्टी सिस्टम है किसी भी देश में अचानक से नहीं बनता, धीरे धीरे इवॉल्व होता है, धीरे धीरे चुनौतियां आती हैं। जैसे हमारा 1991 का जो समय था वो कोलिएशन गवर्नमेंट का समय था। उस समय बहुत सारी जो सरकारें बनी वो कोलिएशन से बनी, यानी एक साथ आके ग्रुप बना के बनी, क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस की पावर को कम करना जरूरी था। तो इस तरह की कोलिएशन जो गवर्नमेंट है पहले भी हालांकि बन चुकी है, लेकिन उस समय एक मेजर पीक समय था उनका। तो हर कंट्री के अंदर अपना एक पार्टी सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होता है, ठीक है। और ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई भी एक पार्टी सिस्टम एक कंट्री की सब कंट्रीज के लिए बढ़िया है, कि हम बोल दे टू पार्टी सिस्टम सारी कंट्रीज में लगा दो सबके लिए बढ़िया है। नहीं, इंडिया जैसी एक बड़ी डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम सेट होता है, पर यूएस जैसे देश के अंदर टू पार्टी सिस्टम सेट होता है ना। तो अलग अलग देश के अंदर अलग अलग पार्टी सिस्टम चल सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इससे हमें थोड़ा सा और क्लियरिटी होगी कि ये पार्टीज का सिस्टम कैसे काम करता है और इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल पार्टीज क्या होती हैं। नेशनल पार्टी हमारा टॉपिक आया। देखो, जिस पार्टी की प्रेजेंस पूरे देश में होती है तो वो होती है नेशनल पार्टी। पर जिस पार्टी की प्रेजेंस किसी रीजनल यानी कुछ स्टेट में होती है तो उसको हम स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी भी बोलते हैं। ये जो हाईलाइट किया हुआ है आप इन सबको हाईलाइट कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। तो जो इलेक्शन कमीशन है यहाँ पे वो पार्टीज को रजिस्टर करता है और इसी के साथ उनको एक यूनिक सिंबल देता है जिससे वो पार्टी पहचानी जाती है। हाथ का सिंबल, फूल का सिंबल, झाड़ू का सिंबल, हाथी का सिंबल, 100 तरह के सिंबल्स होते हैं इनके पास। तो वो सिंबल्स उनको दिए जाते हैं और जो पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर हो जाती है उसको रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी बोलते हैं, ठीक है। तो जो रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज होती है अब इनका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे अगर किसी को स्टेट पार्टी बोलना है तो उसका अलग क्राइटेरिया है, अगर किसी को हमें नेशनल पार्टी बोलना है तो उसका अलग क्राइटेरिया है। अगर किसी पार्टी को रिकॉग्नाइज पार्टी बनना है, ठीक है, अगर कोई भी पार्टी ऐसा चाहती है मैं रिकॉग्नाइज पार्टी बनूं तो रिकॉग्नाइजेशन कैसे मिलेगा। सबसे पहले देखो स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या चीज चाहिए। 6% of total votes in the election of legislative assembly and 2 seats is necessary। यानी अगर मैं राजस्थान से मेरी पार्टी चुनाव लड़ रही है, अगर मुझे कम से कम 2 सीट मिल जाए और टोटल जितने वोट्स पड़े हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टीज के नाम पे, उसमें से 6% वोट, मिनिमम 6% मेरी पार्टी को मिले हों। जो यहाँ पे विधानसभा के चुनाव होते हैं यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, विधानसभा जो स्टेट में होती है उसी को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो विधानसभा के चुनाव में अगर कोई पार्टी मिनिमम 2 सीट जीत जाती है और 6% वोट जीत जाती है तभी वो पार्टी रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी कहलाएगी, उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। और लोकसभा के चुनाव में कुछ कंडीशंस हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझना। फर्स्ट कंडीशन इज लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट। बात को समझो, या तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको 6% वोट मिल जाए लोकसभा के अंदर, कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब उसको 6% वोट मिल गए, या फिर किसी भी 4 स्टेट के जो विधानसभा के चुनाव होते हैं जो उससे पहले हो जाते हैं, किसी भी 4 स्टेट के अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 6% वोट मिले हो। या तो लोकसभा में 6% वोट मिल जाए, मान लो नहीं मिले तो किसी भी 4 स्टेट में, हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे कि इसको जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें किसी भी 4 स्टेट में 6% वोट मिले हैं क्या, तभी वो पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है। पर इसके लिए एक और क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा कि लोकसभा में कम से कम 4 सीट आपको जीतनी होगी। अगर आप लोकसभा में 4 सीट भी नहीं जीत सकते तो फिर आप एक नेशनल पार्टी नहीं कहलाएंगे, ठीक है। 4 सीट तो कंपलसरी है और वोट्स की बात करें तो 6% वोट लोकसभा में या फिर किसी भी 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में 6% वोट। नेक्स्ट थिंग इज 2019 में हमने टोटल 7 जो नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज पार्टी है वो हमें पता लगी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इन सब पार्टीज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा डिस्कशन होगा और इसको जानना जरूरी है, क्वेश्चन आता है। तो एक सेपरेट वीडियो इसका आपको मिल जाएगा जिसके अंदर नेशनल पार्टीज के बारे में वो वीडियो होगा, ठीक है, इसी का पार्ट 2। फिर स्टेट पार्टीज की हम बात करते हैं तो इसकी भी हमने पढ़ ली कि इसकी भी अगर रिकॉग्नाइज कोई स्टेट पार्टी बनना चाहती है तो कैसे बनेगी। इसको हम रीजनल पार्टी भी बोलते हैं। अब देखो कुछ स्टेट पार्टीज कैसे बनती हैं, वो जाना तो चाहती है नेशनल लेवल पे पर उनको इतनी वोट्स या सीट्स नहीं मिल पाते कि वो नेशनल लेवल पे जाएं, तो वो स्टेट तक ही सीमित रह जाती हैं। और कुछ पार्टी बनती ही स्टेट के लिए, वो आगे जाना ही नहीं चाहती, वो स्टेट तक ही सीमित रहना चाहती है, अपने स्टेट के मुद्दे के लिए ही वो बनी है।
जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये सब ऐसी पार्टी हैं जो नेशनल लेवल पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती हैं, ठीक है, और इनका कई स्टेट्स में नाम भी है, किसी एक में नहीं है। और बहुत सारी पार्टीज जैसे बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजोरम की नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये सारी पार्टीज ने अपना नाम ही एक स्टेट के नाम पे रखा है, क्योंकि ये उस स्टेट के पर्टिकुलर किसी मुद्दे को या इशू को हाईलाइट करने के लिए बनी हुई है। फिर इसके बाद हमें आगे देखने को मिलता है कि जो नेशनल पार्टी होती है, no national party is able to secure on its own a majority in the Lok Sabha until 2014, कि भाई बहुत लंबे समय तक कोई भी नेशनल पार्टी ऐसी नहीं थी जो अकेले के बलबूते पे जो एक मेजोरिटी मार्क होता है 50% का वो क्रॉस कर पाए। और 2014 तक जब तक बीजेपी नहीं आई, क्योंकि 2014 में बीजेपी को अच्छे खासे वोट्स मिले, जिससे उसने बिना किसी के साथ कॉलिएशन या अलायंस में आके भी अगर बीजेपी के वोट्स देखे जाएं तो वो 50% से प्लस थे, मतलब वो क्लियर मेजोरिटी में थी। और उससे पहले बहुत समय ऐसा बीता जिस समय हमें देखने को मिला कि बहुत सारी पार्टीज क्लियर मेजोरिटी में कभी भी नहीं आ पाई, यानी उनको कॉलिएशन में ही आना पड़ा, किसी और के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। अगली चीज आती है 1996 से हमें देखने को मिला बहुत सारी ऐसी जो स्टेट पार्टीज हैं वो नेशनल पार्टीज के साथ अलायंस में आई, बिल्कुल उसके साथ आ सकती हैं, उनके साथ मिली, अपनी स्ट्रेंथ, अपने वोट्स को उनको ट्रांसफर किया, एक तरह से उनका सपोर्ट दिया, अपने सीट्स को उनके साथ मिला के, ताकि वो पार्टी जीत पाए और उनको भी पावर में कुछ हिस्सा मिल पाए। फिर उसके बाद इस मैप पे बहुत सारी रीजनल पार्टीज बताई गई हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्र लोक दल, समाजवादी पार्टी, और भी आपको ये जो राष्ट्र लोक दल समाजवादी पार्टी यूपी की है, जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अलग अलग पार्टी आपको देखने को मिल जाएगी। अब आता है ये हमारा एक सेकंड लास्ट टॉपिक है, चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी, कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उसको अपने टाइम पीरियड में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला चैलेंज आता है, बिल्कुल इजी समझाऊंगा, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी में क्या है, पार्टी ना कोई रजिस्टर बना रही है कि हमारे कौन कौन से मेंबर्स हैं, कितने मेंबर हैं, ना कोई मीटिंग होल्ड कर रही है रेगुलर बेसिस पे, जो नीचे मेंबर्स हैं उनको यही नहीं पता लग रहा कि टॉप जो पोजीशंस हैं वहां पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, कब किस नेता को चेंज कर दिया जा रहा है, उनको कुछ पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि उन तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाई नहीं जा रही है, उनको उस मीटिंग में बुलाया ही नहीं जा रहा है, टॉप पार्टी के लीडर सारे डिसीजन ले रहे हैं। तो इस कारण पार्टी के अंदर इंटरनली जो डेमोक्रेसी, हम पावर शेयरिंग बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, उसकी बहुत ज्यादा कमी पड़ जाती है, ठीक है, और जो टॉप लीडर्स हैं वो पार्टी को कंट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ अगर टॉप लीडर कुछ कह रहा है तो नीचे वाले मेंबर्स को वही मानना पड़ेगा, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। तो आपके प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज की तरफ लॉयल्टी नहीं है, आपकी लॉयल्टी आपके लीडर की तरफ होनी चाहिए, पहली प्रॉब्लम। सेकंड चैलेंज आता है डायनेस्टिक सक्सेशन। कांग्रेस के अंदर देखने को मिलेगा कि जो पार्टी के टॉप लीडर्स हैं वो अपने फैमिली मेंबर्स को ही टॉप पोजीशन पे रखना चाहते हैं, किसी अदर को कोई चांस नहीं देते, कोई फ्री एंड फेयर ऐसा कंपटीशन इलेक्शन नहीं होता जिसके थ्रू पार्टी में ये टॉप की पोजीशन कौन संभालेगा इसका डिसीजन लिया जाए। जो पार्टी के इनके फैमिली मेंबर्स हैं या बहुत क्लोज हैं उन्हीं को टॉप पोजीशन दी जाती है। पार्टी में और भी लोग हैं पर उन चेहरों को कभी सामने नहीं लाया जाता। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन सबको लिया है, ठीक है। पहले भी अगर हम देखें जवाहरलाल नेहरू, फिर बेटी आ गई इंदिरा गांधी आ गई, बीच में और भी जने आए, मैं मना नहीं करूंगा, लाल बहादुर शास्त्री भी आए थे, लेकिन इनका ये जो ट्रेंड बना रहा है हमेशा से, ठीक है, अलग अलग कैंडिडेट जो अपनी फैमिली के हैं उन्हीं को प्रमोट करना, ये इनका बेसिक ट्रेंड है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें और भी कई पार्टीज में देखने को मिल जाती है। अब जैसे नरेंद्र मोदी है, वो कहीं भी पार्टी में कोई रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, वो एक अलग मेहनत करके उस लेवल तक आज आए हैं, कहना पड़ेगा वो मेहनत करके इस लेवल तक आए हैं आज, ठीक है। फिर जो टॉप पोजीशन के मेंबर्स हैं वो उस पूरे पार्टी को कंट्रोल करते हैं, और इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है जो पुरानी डेमोक्रेसी हो चुकी है वहां पे अधिकतर ये सब चीजें होती हैं। थर्ड चैलेंज इज मनी एंड मसल पावर। सिंपल सी बात है, बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको इलेक्शन जीतना होता है, तो शॉर्टकट तरीका क्या होता है, किसी पावरफुल पैसे वाले पर्सन को, जिसके पास पैसा अच्छा है, फंड अच्छा है, उसको आप अपनी पार्टी में ले आओ ताकि वो पैसा खर्च कर करके आपकी पार्टी को बहुत सारे इलेक्शन जितवा सके। और इसी के साथ साथ तो मनी भी यहाँ पे आ गई और मसल पावर भी यहाँ पे आ गई कि पावर भी जिसके पास ज्यादा है उसको आप अपनी पार्टी में ले आओ। द फोर्थ चैलेंज इज अ मीनिंगफुल चॉइस, जिसमें मैं शायद एग्जांपल देना थोड़ा सा कम हिंट में प्रेफर करूंगा, ये ज्यादा बेटर रहेगा, कि इस बार जब बीजेपी जीती तो उसने एक पार्टी के साथ में कोलिशन करा, ठीक है। कोलिशन के अंदर
पहले तो अगर उस पार्टी के आप कुछ शब्द देखोगे तो वो पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन अब कॉलिएशन में आके कहते हैं कि हम लोग बीजेपी के पूरा सपोर्ट करते हैं हर एक आइडियोलॉजी का। तो मीनिंगफुल चॉइस खत्म हो चुकी है। हर पार्टी एक ही रास्ते पे भाग रही है। उसको पता है कि हमें किस वोटर बैंक को खुश करना है, किन लोगों को खुश करना है ताकि वो हमें ज्यादा से ज्यादा वोट्स दे सकें। तो हर कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है उसमें लैग करती है कि अगर मैं बीजेपी कांग्रेस में से एक को चुनना चाहता हूँ तो कोई मेजर रीजन तो होना चाहिए उनको चुनने का। एक सनातनी बनता है दूसरा भी सनातनी बन जाता है, एक किसी चीज का विरोध करता है दूसरा भी कर देता है, एक किसी चीज का सपोर्ट करता है दूसरा भी कर देता है। तो डिफरेंस कहाँ रहा, किस बेसिस पे बीजेपी या कांग्रेस को चुनूं? तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। जो अलग अलग आइडियोलॉजी की पार्टीज हैं वो एक साथ आ गया अलायंस में आ जा रही हैं। आज जो कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है एक दूसरे का भयंकर विरोध करती दिखेंगी, कल वही एक साथ सारी की सारी जो ये पार्टीज हैं एक साथ अलायंस में आके खड़ी हो जाएंगी। तो भैया आप फिक्स तो कर लो कि आप उसके खिलाफ हो या साथ हो, ठीक है, ताकि हमें पता लगे आप चाहते क्या हो, एटलीस्ट कौन किसको हम फॉलो करें। और इसी के कारण जो समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर आइदर। मतलब क्या होता है कि हम अगर एक पार्टी की तरफ जा रहे हैं, कल हमने सोचा चलो अपने इस बार दूसरी पार्टी को सिलेक्ट करते हैं, यानी अगले चुनाव में दूसरी पार्टी को वोट देंगे। पता लगा इस पार्टी के कुछ लोग उठ के इस पार्टी में आ गए, तो हमारे लिए तो बात तो वही सेम रही ना। तो ये जो ऑप्शन है, ये जो चॉइस है, बहुत कम हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगली चीज आती है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, पार्टी में बदलाव कैसे लाए जा सकते हैं। तो पहले तो कुछ वो चीजें हैं जो बदलाव आ चुके हैं, और इसके बाद पढ़ेंगे कुछ सजेशन जो बदलाव लाने चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया डिफेक्शन को रोकने के लिए। डिफेक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं दल बदल। मैं कांग्रेस की तरफ से ये सीट जीता और फिर मेरे को बीजेपी ने पैसा दे दिया, तो मैं बीजेपी की साइड शिफ्ट हो गया, मैं बीजेपी पार्टी में चला गया। अब ये सीट बेचारे कांग्रेस वालों ने मेहनत करी, पैसा लगाया, ठीक है, मैं उनकी तरफ से जीता, पर चला गया बीजेपी की तरफ, तो ये फ्री फोकट में सीट, मुझे कुछ पैसे देने पड़े, फ्री फोकट में नहीं, पर कुछ कर करा के ये सीट बीजेपी ने ले ली। तो रातों रात ये जो सीट की अदला बदली है, जो लोगों ने मुझे चूज किया वो कांग्रेस का लीडर होने के कारण चूज किया था, पर मैं बीजेपी की तरफ भाग गया, तो वहां पे लोगों का भी विश्वास टूटा और बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसे जो एमएलए और एमपी पार्टी चेंज करते हैं, ठीक है, एक आया राम गया राम एक स्लोगन है, तो गया राम मिनिस्टर के बारे में सर्च करना, मतलब रातों रात पार्टियां चेंज, 9 घंटे में इस पार्टी में, अगले 2 घंटे बाद दूसरी पार्टी में, इस तरह से पार्टियां चेंज की है उन्होंने, वो भी लगातार 3 बार, ठीक है। तो देखो, अब ये इसी को डिफेक्शन बोला जाता है, दल बदल। तो किसी भी लालच के कारण कोई भी मंत्री इस तरह से अपनी पार्टी को चेंज ना करे, इसलिए गवर्नमेंट ने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया। एंटी डिफेक्शन लॉ के चलते अगर कोई एमएलए या एमपी अपनी पार्टी चेंज करता है तो भैया सीट से उठो और चले जाओ, यानी ये सीट तो कांग्रेस की ही रहेगी, आपसे छीन ली जाएगी, उस जगह वापस चुनाव होंगे। अगर हम यहाँ से किसी पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो अर्जुन राम मेघवाल को हमने एज एमपी यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन वो बाद में कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं बीजेपी से किसी भी लालच के कारण, ठीक है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो उस केस में जो वो जीते हुए मेंबर नहीं माने जाएंगे। अब ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से अभी भी अर्जुन राम मेघवाल जीते हुए हैं पर अब वो बीजेपी नहीं है, वो कांग्रेस के हो गए, नहीं नहीं, उनको हटा दिया जाएगा, वापस से चुनाव होंगे। फिर सिंपल सी बात है, बीजेपी क्यों रखेगी अर्जुन राम मेघवाल को, अगर वो दूसरी पार्टी को बिक गए वो अपना कोई नया कैंडिडेट खड़ा करेगी, और अगर हम लोगों को बीजेपी को वोट देना है तो हम उस नए कैंडिडेट को वोट दे देंगे। तो इससे डिफेक्शन बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर पास किया ताकि मनी और मसल पावर का थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। ऑर्डर पास किया गया कि एफिडेविट जमा कराना है कि आप पे कितने केसेस चल रहे हैं, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और ये एफिडेविट पब्लिकली अवेलेबल होगा, यानी आप किसी भी नेता का एफिडेविट चेक कर सकते हैं। जैसे अभी भी जब चुनाव हुए थे तो राहुल गांधी वगैरह सबका एफिडेविट आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे पास इतने करोड़ कैश हैं, इतने करोड़ बैंक में है, इतने की प्रॉपर्टी है, और हमारे ऊपर इतने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं इफ एनी, ठीक है। तो ये हमें पब्लिकली अवेलेबल होता है, पर ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है इसका कोई भी अभी सिस्टम नहीं बनाया गया चेक करने के लिए। द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्शन कमीशन, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको ये कंपलसरी कर देता है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न आपका भरना है और आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्शन कंडक्ट करना है। पर इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्टर लॉज नहीं है कि वो जो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं पर उन्होंने सही भरा नहीं भरा, उन सबके ऊपर कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं है। द लास्ट थिंग, सजेशंस, कि पॉलिटिकल पार्टी को क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो शायद सही कर लेनी चाहिए जिससे काफी कुछ सुधर जाएगा।
सबसे पहली बात भैया अपना एक रजिस्टर बनाओ जिसमें अपने मेंबर्स की डिटेल रखो, और इसी के साथ एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि अगर किसी दो पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी कारण से कोई चीज हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो वहां पे वो इंडिपेंडेंट जो अथॉरिटी है वो ओपनली, मतलब मान लो किसी पार्टी के अंदर हाई पोस्ट को लेके दो, कभी कभी होता है ना, दो सीएम है, मतलब दो जने सीएम की पोस्ट के लिए लड़ रहे होते हैं, पार्टी जीत गई, अब कंफ्यूजन हो जाती है सीएम किसको बनाए, तो ऐसे में एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो चुनाव करवाए और चुनाव से पता लग सके कि इस पर्सन को हमें जो सीएम है वो बनाना है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि मिनिमम 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन कैंडिडेट को देनी चाहिए एक पार्टी को, जो टिकट्स होती है इनकी, और इसी के साथ साथ जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको भी सही से कंट्रोल करना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है तो जब भी इलेक्शन हो तो उसको, और अदर जो पार्टीज है उस स्टेट में, जैसे वो तो जीती हुई है एक पार्टी, जैसे हमारे यहाँ पे मान लो पिछले साल कांग्रेस जीती हुई थी, तो कांग्रेस को अदर पार्टीज को पेट्रोल का या कुछ एडवर्टाइजमेंट का या टेलीफोन का कुछ खर्चा देना चाहिए जिससे वो पार्टी सही से चुनाव लड़ पाए और अच्छे से इलेक्शन हो पाए। पर अपने को पता है ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पैसा अपनी जेब में होना चाहिए। ठीक है, अपना सपना मनी मनी। इसके बाद अगली चीज आती है कि पार्टीज पे अगर ओवर रेगुलेशन लगाया जाए तो हो सकता है कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए, यानी उल्टा हो जाए प्रोडक्टिव की जगह, क्योंकि वो पार्टीज कोशिश करेंगी कि कैसे ना कैसे हम नियमों को बदलें, और हमें पता है कि कोई भी पार्टी ऐसा नियम पास करना नहीं चाहेगी जो उन्हीं के ऊपर हो। ठीक है, अब इसके बाद आती है कि देयर आर टू अदर वेज पॉलिटिकल पार्टी कैन बी फॉर्म, दो और तरीके हैं। वन, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टी, लोग प्रेशर बनाएं, पिटीशंस डालें, लगातार उसके खिलाफ विरोध करें, पब्लिसिटी करें, जिससे पार्टी को पता लग जाए कि अगर हमने और गलत किया तो हम लोगों का सपोर्ट खो देंगे। द सेकंड थिंग इज, यहाँ पे दूसरी चीज जो आती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव इफ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी सुधर जाएगी अगर जो लोग सच में पॉलिटिकल पार्टी को सुधारना चाहते हैं वो उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो वो पार्टी ऑटोमेटिकली सुधरेगी, सारे पार्टी का सिस्टम सुधर जाएगा। तो जो क्वालिटी है डेमोक्रेसी की वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और अगर नॉर्मल सिटीजन्स पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे डेमोक्रेसी में तो कभी भी डेमोक्रेसी अच्छी नहीं हो सकती। आज जैसे भाई ध्रुव राठी वीडियो बना रहा है बीजेपी के खिलाफ, और अदर अदर लोग हैं जो कांग्रेस के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, तो हम लोगों का पार्टिसिपेशन ही तो है जिससे ये पार्टीज कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रही है, अपने आप को सुधार रही है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ओके, सो चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कंपलसरी कीजिएगा। जो भी आपका सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्वेश्चंस लिख सकते हैं। इस चैप्टर के जितना भी आगे कंटेंट है, यानी जो भी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, सब टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आप उसको फ्रीली एक्सेस कर सकें। अंडरलाइन आप यहां से कर सकते हैं वीडियो से। सो हमारे साथ बने रहिए और नोट बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।